नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा और आपके साथ फिर से मौजूद हूं कैपिटल खबर के विशेष कार्यक्रम स्पॉटलाइट विद सिद्धार्थ मिश्रा में। हमारे साथ इस कार्यक्रम में रहते हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री सिद्धार्थ मिश्रा जी। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अमित जी, नमस्कार। ठीक सर, अभी पिछला एपिसोड हम लोगों ने किया था संसद में संविधान पर जो चर्चा हुई थी उस पर, और काफी पसंद किया है उस एपिसोड को दर्शकों ने। और इस बीच संसद में संविधान पर चर्चा होते होते बाबा साहब के नाम पर अचानक से बवाल मचने लगा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में भिड़े हुए हैं, और लिटरली भिड़े हुए हैं, क्योंकि दो बीजेपी के एमपी जो है वो अस्पताल में भर्ती हैं, आईसीयू में कहा जा रहा है कि उन्हें भर्ती करना पड़ा है। बाबा साहब के नाम पर अचानक इतना हंगामा क्यों है सर? जब बाबा साहब थे तब ये बात बिल्कुल स्थापित है कि उन्होंने अपने समय के हर विचार, हर एस्टैब्लिशमेंट और हर रूढ़िवादिता से टक्कर ली थी, लोहा लिया था, और इसीलिए उनकी अपनी अलग पहचान भी बनी। हम आमतौर पर उन्हें अपने देश के संविधान निर्माता के तौर पर तो जानते ही हैं, लेकिन इसके अलावा बाबा साहब का एक बहुत विस्तार से विस्तृत योगदान रहा है हमारे देश की राजनीति में, हमारे देश के विकास क्रम में। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टियां बाबा साहब पर अपना दावा ठोकने पर लगी हुई हैं, और क्या कारण है इसके पीछे सर? क्या ये सिर्फ जात पात की राजनीति का कुचक्र है, वोट बैंक का मायाजाल है, या फिर वाकई राजनीतिक दलों को लगता है कि बाबा साहब के रास्ते पर चलकर वो कोई पहल कर पाएंगे? अमित जी थैंक यू। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा है कि हमारा पिछला एपिसोड जो हमने जो जो पार्लियामेंट में जो स्तरीय डिबेट हुआ था उसके बारे में बात किया और कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं हुई और तू मैमे हो करके रहेगी। और ये तू मैमे जो है सो अभी संसद भवन से बाहर निकल करके सड़कों पे आ गई है और जी गाली गलौज के स्तर पे आ गई है, और कॉन्फ्रेंस दर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं और यूट्यूब चैनल्स की बात आई है। लेकिन जैसे हम लोगों का जो मिशन और विजन है, जब हमने जी। आपके साथ ये डिस्कस किया था तो हम लोग तो तथ्यों की बात करेंगे और उन चीजों पे बात करेंगे जिस पे मेन स्ट्रीम मीडिया बात नहीं कर रही है। जी बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर अगर कोई व्यक्ति गांधी को मानता है, अगर कोई व्यक्ति हमारे देश में सभी दल गांधी की दुहाई देते हैं, अगर कोई गांधी को मानता है तो वह बाबा साहब अम्बेडकर भी मानता है। तो आप मुझसे पूछेंगे मैं ये क्या कह रहा हूँ कि मैं, क्योंकि गांधी और बाबा साहब के बीच में काफी डिफरेंसेस रहे, लेकिन जी आप ये बिल्कुल। जानिए कि 1932 में जब बाबा साहब ने डिमांड किया था कि थोड़ा इतिहास में जा रहे हैं हम लोग, कि जब जी बाबा जी साहब ने बिल्कुल। डिमांड किया था कि डिप्रेस क्लासेस, जो दलित कम्युनिटी जिसको आज कहते हैं, हरिजनों के लिए अलग वोटिंग इलेक्टोरेट होना चाहिए, उसके ऊपर गांधी जी ने विरोध किया था और कहा था कि अंग्रेज भारतीय समाज को तर तर तोड़ रहे हैं। पहले उन्होंने कम्युनल बेसिस थोड़ा। इलेक्टोरेट जी क्रिएट किया, अब ये कर रहे हैं। तो और वो कहे कि मैं तो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि जो डिप्रेस क्लासेस है, दलित समुदाय जो है सो वो हिंदू समाज के बाहर है। और तभी उन्होंने हरिजन का ये किया। वो तो हरि के लोग हैं, भगवान के लोग हैं, हरिजन का अर्थ ये है। बाबा साहब ने तो समर्थन किया था सेपरेट इलेक्टोरेट का, गांधी जी ने विरोध किया था और गांधी जी इसके विरोध में आमरण अनशन पे चले गए। उसके बाद बाबा साहब ने गांधी जी को विजिट किया है पूना में, जब वो जेल में थे, और विजिट किया और जी कहा बिल्कुल। कि आपको आपको हमारे आपको अगर कुछ हो गया तो आपके लोग मुझे दोष देंगे इस बात का। गांधी जी ने कहा था कि यह मेरा निर्णय है और मेरा ये मानना है, और अगर आप भी मेरे बात को समझिए मैं आपको क्या कह रहा हूँ। और फिर दोनों के बीच में एक लंबी वार्ता होती है इसके ऊपर। तो जो लोग बाबा साहब की बात कर रहे हैं और बाबा साहब के नाम पे पोस्टर उठा के घूम रहे हैं, बाबा साहब के नाम की टी शर्ट पहन के चल रहे हैं, बाबा साहब के नाम पे आईसीयू में भर्ती हो रहे हैं, बाबा साहब के नाम पे तरह तरह की चीजें कर रही है, ड्रामे कर रहे हैं, तो ये तो पहले तो एक पूना एक्ट, जो पूना पैक्ट है गांधी और जी बाबा साहब के बीच में,
और उसकी जो वार्ता है, उसकी डायलॉग, इसको पढ़ लें। और ये एक दिखाता है कि कैसे परस्पर विरोधी विचारधारा के लोग और एक इतनी बड़ी बात के ऊपर, एक इतने बड़े इशू के ऊपर बैठ करके संयमता से बात करके एक निर्णय ले सकते थे। उसके विपरीत आज अभी जो पार्लियामेंट के भीतर और बाहर जो हो रहा है, मुद्दा कुछ नहीं है, मुद्दा इशू कुछ नहीं है, और उसके ऊपर मारपीट की स्थिति बनाई। असहनशीलता, जबकि यहाँ पर दोनों व्यक्तियों ने एक सहनशीलता दिखाई और उसके बाद आगे चल करके पुनः पैक्ट बना, और जिसने काफी हद तक हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के दिशा को निर्देशित किया। जी। अब हम आते हैं कि जो बाबा साहब के बारे में जो बार बार बातें होती है कि बाबा साहब संविधान के मुख्य निर्माताओं में से एक थे, और उनका जो एक रोल था उसके बारे में बात आती है, तो बाबा साहब को वो पद मिला कैसे? तो जब जब संविधान सभा जो है, जो एक तो ये कांग्रेस का डिमांड था कि संविधान सभा बने, और संविधान सभा बनी, और संविधान सभा में और उसके पहले जो था कि कांग्रेस पार्टी में से जो डिफरेंट कमिटीज थी, और जो जो गवर्नमेंट, और फिर जो एक इंटरिम गवर्नमेंट बनी, उस इंटरिम गवर्नमेंट में से लोगों को यहाँ देना था। तो वो जो इंटरिम गवर्नमेंट जो बनी, उसमें 14 लोगों के कांग्रेस पार्टी के खाते से मिनिस्टर बनने थे। तो गांधी ने ये कहा था कि जवाहरलाल और पटेल उनसे मिलने गए, सरदार पटेल, तो गांधी ने यह कहा था कि आप इसके अंदर कांग्रेस के 7 ही लोगों को रखेंगे, और बाकी 7 में आप देखेंगे कि जो मेरिटोरियस लोग जो कांग्रेस में नहीं है उनको रखेंगे। आप इंश्योर करेंगे कि इसमें हिंदू समुदाय के अतिरिक्त इसमें अल्पसंख्यक भी हों, इसमें महिलाएं भी हों, और इसमें जो हरिजन समाज है, जो आपका दलित समाज है, उसके लोग भी हों। ये चीजें, ये शर्तें गांधी जी ने सरदार पटेल और नेहरू के सामने रखा था, और जिन्होंने इसको माना। कहीं कहीं पर ये भी जो बातें आजकल हमारे जो डायलॉग में चलता रहता है कि सरदार पटेल और नेहरू के बीच वो तलवार खींची रहती थी, ये वो, ऐसा नहीं था। डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस कहीं भी किसी भी पढ़े लिखे संभ्रांत लोगों के बीच में जब साथ काम करते हैं डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हो ही सकता है। उनके अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस थे, लेकिन कई जगहों पे उनके अंदर सहमति भी थी, और साथ मिलकर चलने का एक जज्बा भी था। तो इन्होंने एग्री किया, और इन्होंने कहा कि जहां तक दोनों व्यक्ति बहुत सरदार और नेहरू, ये दोनों ही अम्बेडकर को लेकर के थोड़े से ये थे कि भाई वो कांग्रेस विरोधी रहे हैं, और कई बार उन्होंने अंग्रेजों के साथ चलने की बात की है, तो हम उनको इस सरकार में क्यों रखें। और जहां तक हरिजन की बात है, तो हमारे पास तो कांग्रेस पार्टी के जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम तो है ही नहीं इसमें, ही इज गोइंग टू बी मिनिस्टर, तो हमें क्या जरूरत है किसी हरिजन को रखने। तो उसमें गांधी जी ने जो कहा बात, गांधी जी ने कहा कि तुम्हें मेरिट वो कांग्रेस का है या नहीं है, तुम्हें मेरिट को ओवरलुक नहीं करना है, और अंबेडकर जैसा कानून को जानने वाला, कानून को समझने वाला, कानून बनाने वाला कोई दूसरा हमारे बीच में नहीं है। जी बिल्कुल। वो अगर हमने उसके, गांधी जी के शब्द जो हैं, अगर हमने उसके हुनर का फायदा नहीं उठाया तो नुकसान उसका नहीं, देश का होगा। ये शब्द थे गांधी जी के अंबेडकर के लिए। आज के जो अंबेडकरवादी जो हैं, जो अंबेडकर के नाम की पॉलिटिकल पार्टीज बना के चलाते हैं, ये लोग तो गांधी जी को नहीं बख्शते, गांधी जी के बारे में उलझुल बातें करते हैं। लेकिन ये शब्द थे गांधी जी के अंबेडकर के बारे में। मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूं कि संविधान और कानून के बारे में जितना वह जानते हैं, शायद कोई और नहीं। अगर हमने उनके हुनर का फायदा नहीं उठाया तो नुकसान उनका नहीं, देश का। ये गांधी जी का चिंतन था डॉक्टर अंबेडकर के बारे में। और उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर नेहरू की जो मंत्रिमंडल थी उसमें लॉ मिनिस्टर बने, और ड्राफ्टिंग कमेटी के उसके 2 महीने बाद उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का
चेयरमैन बनाया गया, और जिसने जी। कि पूरे, हालांकि डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात कही है, जब वो आखिर में, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 26 नवंबर 1949 में जब वो बैठती और वो हम्म। कॉन्स्टिट्यूशन को पास करने की बारी आती है, तो डॉक्टर अंबेडकर अपने भाषण में कहते हैं कि वो बिल्कुल कहते हैं अपने भाषण के अंदर कि उन्होंने स्टार्ट करते हैं क्रेडिट दे करके कि कि जो फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो कहते हैं कि जो ड्यू है, जो पहला जो हम्म। धन्यवाद जो मैं देना चाहता हूँ, वो मैं देना चाहता हूँ सर बेनेगल नरसिंह राव को, जो कि एडवाइजर थे इसके, और पहला ड्राफ्ट उन्होंने तैयार किया था, और फिर इस हम्म। ड्राफ्ट के ऊपर हम लोगों ने विवेचना की, बातें की, और इसको फिर फाइनल स्वरूप दिया। ये देखिए, ये भी कितनी बड़ी बात थी कि वो व्यक्ति, जब उस समय पूरी दुनिया को ये लग रहा था कि उन्होंने ही कॉन्स्टिट्यूशन को अकेले लिखा, ये क्या वो क्या, तो उन्होंने कहा कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है सर बेनेगल नरसिंह राव ने, और हमने इसके ऊपर काम किया है। तो अंबेडकर कभी भी किसी के हक, किसी के क्रेडिट को छीनने वाले में से नहीं थे, और आज अंबेडकर के नाम पे सब क्रेडिट लेने में लगे। जब कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स बनती है, अब अंबेडकर को, जो अंबेडकरवादी जो है, वो कहते हैं अंबेडकर सिर्फ उन्हीं के नेता है, अंबेडकर सिर्फ उन्हीं के नेता है। क्यों? किस बेसिस पे आप ये बात कहते हैं? उन्होंने आपकी बात की है, ही वॉज बॉर्न इन योर कम्युनिटी, ही वॉज बॉर्न इन ए दलित कम्युनिटी, इन ए दलित कास्ट, उन्होंने उनके लिए काम किया। लेकिन क्या अंबेडकर ने इसके अलावा कोई काम नहीं किया क्या? संविधान सभा में फंडामेंटल राइट्स की सबसे पहली कमेटी फंडामेंटल राइट्स की कमेटी बनी, हम्म। और डॉक्टर अंबेडकर ने वहां पर जो सबसे पहला कंट्रीब्यूशन है उनका, वो है चिल्ड्रन राइट के लिए। इस बात का संज्ञान पता नहीं कोई आज के तारीख में लेता है नहीं लेता है। राजकुमारी अमृत कौर के साथ वो इस पर बात करते हैं, खड़े होते हैं। फिर वो पर्सनल लिबर्टी की बात करते हैं, कहते हैं कि डेप्रेविटी ऑफ राइट्स, अगर किसी को आप, उनकी राइट्स कब खत्म होंगी, तो वो कहते हैं कि अगर किसी को आप अरेस्ट करते हैं, जबकि उसकी राइट्स, ये फंडामेंटल राइट, तो उसको 24 घंटे के अंदर कोर्ट में जाने का प्रावधान जो है वो वहीं से आया। ये भी अम्बेडकर का है। तो लिबर्टी की बात जो है, पर्सनल लिबर्टी की बात जो है, तो क्या पर्सनल लिबर्टी सिर्फ दलित कम्युनिटी के लिए है क्या? वो हम लोगों के लिए नहीं है क्या? हम सबके लिए। बिल्कुल। तो हम ये क्यों कहें कि अम्बेडकर ने सिर्फ उनके लिए काम किया, हमारे लिए कोई काम नहीं किया? ये तो जानने वाली बात है ना, ये समझने वाली बात है, उसको उस नजरिए से देखने वाली बात है। फिर उन्होंने एक, तो उन्होंने अपने समाज से बहुत आगे बढ़ करके बात की थी। उन्होंने कहा था कि जो इलेजिटिमेट चिल्ड्रन है, इलेजिटिमेट चिल्ड्रन, उनको भी राइट ऑफ सक्सेशन होना चाहिए। और संविधान सभा के बहस में उन्होंने शेक्सपियर को कोट करके कहा था कि लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट की कद काया में कोई फर्क होता है क्या? दोनों की कद काया तो बराबर ही होती है, तो फिर सक्सेशन क्यों ना मिले? और आचार्य कृपलानी, जेबी कृपलानी उस समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा था कि आपने तो मुझे निशब्द कर दिया है अपनी इस बात को कह करके कि भाई शेक्सपियर को आपने कोट कर दिया। अब बताइए कितना ज्ञानी आदमी, वो शेक्सपियर को कोट किया उसने वहां पर, उसने कहा पढ़ने का कि बहुत शौक। बहुत पकड़ने का बहुत शौक। तो उन्होंने कहा कि जी। आपने इतना इनको ये किया है, तो मैं तो इसके आगे कुछ अब कह नहीं सकता, लेकिन somehow आई विल पुट इट टू वोट। वोटिंग में वो चीज नहीं हो पाई। कहा गया कि भाई चूंकि चूंकि मैरिज को हम, पर्सनल लॉ को, मैरिज को हम, ये कॉन्स्टिट्यूएंट डील नहीं करेगी, इसीलिए वो बात वहां की वहां रहेगी। लेकिन उस पर उन्होंने उस जमाने में बात की, ये कोई छोटी बात तो नहीं है। जी बिल्कुल। और आज तक भी सक्सेशन राइट्स की लड़ाइयां तो चली रही है। जो बात जी बिल्कुल। अंबेडकर ने आज से 75 साल 77 साल पहले की, हम उसको अभी भी तो नहीं परिपूर्ण कर पाए। उसके बाद उन्होंने, जो लिबर्टी की बात है,
उस समय एक सजेशन आया कॉन्स्क्रिप्शन का कि भाई हम जो है सो आर्मी के अंदर कंपल्सरली सबको सेवा देनी। अंबेडकर ने उस समय जो कहा, उसका विरोध किया और कहा कि सेवा के नाम पे आप स्लेवरी करवा रहे हैं, सेवा के नाम पे आप स्लेवरी करवा रहे हैं और ये स्लेवरी का सूचक। तो ये भी यहां भी उनका कंट्रीब्यूशन इस तरह से। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी में के एम मुंशी भी थे, अंबेडकर भी थे। कई लोग कहते हैं कि के एम मुंशी का बहुत रोल, अंबेडकर का तो कोई रोल ही नहीं था। अरे वो दोनों साथ मिलकर काम करते थे, उनके भी कमेटी में था, दोनों पढ़े लिखे लोग थे, दोनों विद्वान व्यक्ति थे, दोनों की अपनी अपनी सोच थी, लेकिन साथ मिलकर भी तो चलते थे। और जो सबसे बड़ा राइट हिंदुस्तान में उस कमेटी ने जो हिंदुस्तान के नागरिकों को दिया, जो भारत के नागरिकों को दिया, जो इंडिया के सिटीजन्स को दिया, वो ये दिया यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का, कि प्रत्येक वयस्क वोट डालने का अधिकार रखेगा। अगर आप जी, और वो समय दिया जबकि यूएस में ये राइट्स नहीं थे। जी जी बिल्कुल, उस समय ये राइट दिया और के एम मुंशी ने इसको प्रपोज किया, अंबेडकर ने इसको सेकंड किया, सपोर्ट किया, और इस तरह से ये राइट सबको मिले। जी। तो क्या इसके बेनिफिशियरी हम नहीं, आप नहीं, क्या केवल दलित समाज के लोग हैं क्या? तो हम अंबेडकर को जो जो कहते हैं, और अंबेडकर ने एक बड़ी जो बात कही कि जो राइट्स हैं लोगों के, वो सोशल कॉन्शियंस पे ही चलेंगे। अगर आप उसमें तहे आत्मा से अगर उस राइट्स को आप नहीं फॉलो करेंगे या देंगे, तो वो राइट्स नहीं चलेंगे। और आज कहीं ना कहीं अंबेडकर की ये बात सच भी है, किताबों में राइट्स हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन नहीं होते। जो लोग अंबेडकर का नाम लेकर के झगड़ा कर रहे हैं, क्या उन लोगों ने वो सोशल कॉन्शियंस की जो उन्होंने बात की है राइट्स के बारे में, क्या उसको इम्प्लीमेंट किया? ये काफी सारे प्रश्न हैं। अंबेडकर के नाम पे जो लोग राजनीति करते हैं, क्या उन्होंने सोशल कॉन्शियंस की बात की? जी जी। तिलक तराजू और तलवार मारो उसको जूते चार, अंबेडकर के नाम पे ये दुष्प्रचार किया? या अंबेडकर ने ऐसी बात कहीं पर भी की? सोशल कॉन्शियंस की बात की। अब मैं आता हूं कि अंबेडकर ने जो कॉन्स्टिट्यूशन को जो बनाया, जो लोग कहते हैं कि अंबेडकर ने क्या बनाया, अंबेडकर ने 1935 के ड्राफ्ट को कॉपी कर दिया, ये कर, गलत बात है, बिल्कुल गलत। जब कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी उसकी बैठ की शुरुआत हुई उसकी, तो कांग्रेस का एक डेलीगेशन बाबू जगजीवन राम के लीडरशिप में गया मिलने को गांधी जी को साबरमती में, और जहां गांधी जी ने ये उनको कहा कि जो गांधी टैलिस्मान कहते हैं, गांधी जी का जो तलिस्मान है, जो टोटका गांधी जी ने दिया, तो लोगों ने कहा आपको टोटके में, बोला कि हाँ, लेकिन मैं ये एक मंत्र दे रहा हूं, ये मंत्र तुम्हारा ये होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि जो सबसे तुम्हें दीनहीन निरीह व्यक्ति को तुमने देखा हो, जब तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो, तुम्हारे दिमाग में यह बात होनी चाहिए कि क्या इस कॉन्स्टिट्यूशन के लिखे हुए शब्द जो सबसे दीनहीन, गरीब, निर्बल व्यक्ति को तुमने देखा हो, क्या इसमें लिखे शब्द उसके चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकते हैं? ये तलिस्मान गांधी जी ने दिया, जिसको बाबू जगजीवन राम ने प्रेजेंट किया, और अंबेडकर ने उसको ही हमेशा अपना जो है सो कहते हैं मिशन और विजन, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, जो ड्राफ्टिंग कमेटी का मिशन और विजन था, वो अंबेडकर ने उसी को ही बनाया। तो हम उसके ऊपर आज
तो मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि जिस व्यक्ति के ऊपर आप के नाम पे आप इतने निम्न स्तर की राजनीति हो रही है, वो व्यक्ति का स्तर बहुत ऊंचा था, या उसके नाम पे जो भी राजनीति होती रही है, आज ही क्यों, आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले से जो राजनीति हो रही है, जो वोट बैंक की राजनीति हो रही है, जी वो व्यक्ति तो वो वोट बैंक में तो अपने समुदाय को झगड़ा हुआ देखना ही नहीं चाहता था। हो सकता है कि कल को कोई ये भी लोग कहते हैं कि आप तो दलित समाज से नहीं है, आप कैसे ये बात कर सकते हैं। मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ ये बात, मैंने पढ़ा है अम्बेडकर के बारे में, उस बारे में बात कर रहा हूँ। फिर उन्होंने जो एक बात कही, अम्बेडकर ने जो राष्ट्र का डेफिनेशन दिया है, राष्ट्र का डेफिनेशन, नेशन, तो यूरोप में नेशन का क्या डेफिनेशन है? भाषा, जर्मन, इटालियन, फ्रेंच, इंग्लिश। और हमारे यहां अम्बेडकर कहते हैं इंडिया इज नेशन ऑफ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी कल्चरल, रिलीजियस, लिंगुअल एंड ज्योग्राफिकल। तो इन्होंने जो इंडियन नेशन की जो डेफिनेशन दी है, इंडिया एज ए नेशन की जो डेफिनेशन दी है, ये भी अतुल्य, जिसके बारे में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ये वगैरह जो हम बातें करते हैं, किसी ने कभी ढूंढा क्या कि ये किसने कहा था? कभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पन्नों को देखा भी क्या कि किसने कहा था? नहीं कहा। तो बात यह है कि, और एक जो बहुत बड़ी बात थी, जो गांधी जी ने जो बात कही, तो लोग कह रहे ठीक है गांधी जी ने कह दिया, बाकी की ऐसी बात नहीं थी। आज जिन्होंने पार्लियामेंट में एक सुर में 7 बार 8 बार अम्बेडकर जी का नाम लिया, और जो सरदार पटेल के अनुयायी कहते हैं अपने आप को, उनके लिए खासकर जब सरदार एक मुद्दे के ऊपर, रिजर्वेशंस के ऊपर, के.एम. मुंशी जो कि सरदार पटेल के करीबी सहयोगी माने जाते थे, उनमें और अम्बेडकर में ठन गई, और अम्बेडकर जी ने रिजाइन कर दिया एज लॉ मिनिस्टर एंड चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। तो सरदार पटेल उनसे मिलने उनके घर पे गए और कहा कि देख, उन्होंने अपनी बातें रखी कि वो रिजर्वेशन का जो उनके प्रति, रिजर्वेशन के प्रति जो उनके रिजर्वेशन थे, उसके बारे में उन्होंने बात रखी। लेकिन उसका जवाब अम्बेडकर ने दिया, और अम्बेडकर ने कहा कि अगर आप मेरे इस बात से सहमत नहीं है तो मैं इस्तीफा, तो मैंने आपको दे ही दिया है। सरदार पटेल ने इस्तीफे को जेब से निकाला और उसको वहीं पर फाड़ करके रख दिया, और कहा कि मैं जिद्दी जरूर हूं लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूं। और उन्होंने ये भी जी कहा कि मैं किसान हूं, बीज को देख के समझ जाता हूं कि कौन कौन कैसी फसल देगा। तो हमें आपसे बहुत उम्मीद है, और संविधान एक अच्छी फसल होगी, और अम्बेडकर ने वाकई बहुत एक अच्छी फसल हिंदुस्तान को दी। ये तो हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है, ये कि आज किसके का दुर्भाग्य है कि हम अम्बेडकर के इस कंट्रीब्यूशन को ना लेकर के हम अम्बेडकर के नाम पे धक्का मुक्की कर रहे हैं, अम्बेडकर के नाम पे हम अम्बेडकर के नाम के को हम सड़कों पे उछाल रहे हैं। जी और बिल्कुल। अम्बेडकर के नाम पे कोई भी, मैं तो कह रहा हूं ना, वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, जो भी हो, सबने अम्बेडकर के नाम पे राजनीति की है, और अम्बेडकर के सही विचारों को, अम्बेडकर के फिलॉसफी को इन स्पिरिट कभी भी इंप्लीमेंट करने की कोशिश नहीं की है। जब जिसको जो सूट किया है उसका उन्होंने इस्तेमाल किया है। जी बिल्कुल, तो ये सही बात है बिल्कुल, क्योंकि अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर जो थे, उनका जो विस्तार था वो काफी व्यापक था, उनकी सोच का, उनके विजन का। लेकिन राजनीतिक दलों ने सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक के कहें कि कुचक्र में उन्हें जकड़ दिया है, और मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा किसी भी राजनीतिक दल को कोई परवाह है बाबा साहब के विचारों की। तो जो भी लोग बाबा साहब के विचारों को समझते हैं, जानते हैं, जिन्होंने पढ़ा है, जो आज भी उनको पढ़ते हैं, सुनते हैं, उन्हें जरूर तकलीफ होती है कि बाबा साहब अम्बेडकर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की चीज नहीं है, वो उससे कहीं ऊपर
की बात है, ऊपर की चीज है, उनको जानने समझने की जरूरत है और फिर उनके उनके आदर्शों और विचारों को हमारे समाज में उतारने की जरूरत है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आज इस गहन चर्चा के लिए। आपने बाबा साहब अम्बेडकर के विभिन्न उनके जो व्यक्तित्व के और उनके जो कार्यों के जो विभिन्न आयाम थे उन्हें सामने रखा और बहुत ही बेहतर तरीके से रखा। और जिस तरीके से हंगामा मचा हुआ है आज, उस हंगामे के बीच आपने इतने शांतिपूर्ण तरीके से इतनी गहरी बातें रखी हैं, तो ये अमित जी, वाकई काबिल तारीफ बात। अमित जी, मैं एक बात दर्शकों से शेयर करना चाहता हूँ कि आप मुस्कुराते बहुत अच्छा है और मुस्कुराते हुए आप मुझे बहुत हार्ड टास्क दे देते हैं और अच्छा करते हैं, क्योंकि मुझे फिर जो पुरानी पढ़ी हुई चीजें हैं उनको निकाल करके रिफ्रेश करने का मौका भी मिलता है। तो जो पिछला एपिसोड हम लोग का जो था संविधान सभा पर, इतना अच्छा गया। आशा करता हूँ कि ये वाला भी बाबा साहब के बारे में जो हमने बातें की हैं, इन बातों को लोग जी सही तरीके से लें, सही जज्बे के जी साथ देखें, समझें। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, सही बात है। ठीक है सर, आज के लिए इस चर्चा को अब हम यहीं विराम देते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद हमारे दर्शकों का भी हमसे जुड़ने के लिए। आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए ताकि हमारी बातें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू।